नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मुख्य सेविका परीक्षा का दूसरा मॉक टेस्ट और ये होगा जीएस का पहला मॉक टेस्ट। आपके हर दिन मॉक टेस्ट कराया जाएगा। एक दिन हिंदी का मॉक टेस्ट होगा और आपका एक दिन जीएस का होगा। आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी की मैं गारंटी लेता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने मेरे मार्गदर्शन में पढ़ाई की तो आपकी वो नौकरी हर हाल में मिलेगी, आपकी नौकरी की गारंटी होगी। तो मुख्य सेविका परीक्षा की पूरी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में कराई जाएगी। आपकी काफ़ी बड़ी भर्ती है 2693 पद की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट, आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो को आप लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में अपने सवाल, वीडियो कैसे लगा, आपका शहर और आपका नाम ज़रूर लिखें और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कार्य पूरा करते हैं। कार्य शुरू कर कर अधूरा छोड़ने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न यूपी SSSC की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं जितने भी मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा उनके सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। जो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे वही आपके मॉक टेस्ट में लिखे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन आपका जीएस का होगा और एक दिन हिंदी का होगा। तो आज जीएस की बारी है। पहला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो के बारे में आपने सुना होगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के बारे में। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन सी रहने की जगह, ऑप्शन डी एक बाजार क्षेत्र। तो आपको क्या लगता है कि आपने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में ये मौजूद है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, माउंट ऑफ द डेड इसका सही उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, अर्थात मृतकों का टीला। यहाँ पर मृतकों का टीला भी लिखकर आ सकता है। माउंट ऑफ द डेड का मतलब होता है मृतकों का टीला। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला? आपका प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला? पहला वनवाली, दूसरा ऑप्शन चहुंदड़ो, तीसरा ऑप्शन सुतकांगेडोर और चौथा ऑप्शन सुरकोटदा। तो बताइए आपका जो घोड़े की अस्थियों के अवशेष थे वो कहाँ से मिले थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा से आपका घोड़ों के अवशेष, अस्थियों के अवशेष मिले थे। तो सही ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीनतम वेद कौन सा है? बताइए, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद होगा या अथर्ववेद होगा या यजुर्वेद होगा या सामवेद होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध से जुड़ा एक प्रश्न तो हर परीक्षा में आता है, तो बुद्ध का टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ है। पेन का साइज थोड़ा पतला कर लिया, काफी मोटा है। अगला प्रश्न है, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका सही उत्तर होगा बलबन। बलबन ने ही लौ और रक्त की नीति को अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद। आपको बताइए को क्या लगता है? और ऑप्शन डी है आपका रामदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामदास इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी रामदास इसका सही उत्तर होगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था?
1748 या 1757 या 1764 या 1782। तो इसका सही उत्तर होगा 1764। ठीक है, 1764 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों में ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि प्लासी की लड़ाई में किसके बीच हुई थी। है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। ठीक है, तो प्रश्न आपका ये हो सकता है कि प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। इसका परिणाम क्या हुआ, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। कब हुई थी, 1764 में हुई थी। तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई। मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट में करके आप जरूर बताइएगा। मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश होगा इसका। तो चलिए हम अगला प्रश्न अपना इसके डिटेल में समझते हैं कि मालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब प्रांत में लागू थी, जिसे ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30%, ठीक है, ये 30% था, जिसे ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% हिस्से पर लागू की गई थी। हाल्ट मैकेंजी, ये भी आपसे पूछा जाता है, हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। ये भारत में 1822 ईस्वी में लागू की गई थी। ये कब लागू की गई थी, भारत में 1822 ईस्वी में। भारत के जो ब्रिटिश भारत था उसके कुल भूभाग का 30% हिस्से पर यह लागू की गई थी। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में पार्टी के अध्यक्ष बने। तो ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन सी 1938, ऑप्शन डी 1941, ऑप्शन सी 1941 और ऑप्शन डी 1943। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 1938 में सुभाष चंद्र बोस पार्टी के अध्यक्ष बने थे इन ऑप्शन के अनुसार। तो इसकी डिटेल में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। पहला 1938 हरिपुरा अधिवेशन, फिर दूसरा 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। लेकिन 1939 में उनकी गांधी जी के साथ बहस हो गई थी, तो फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। ऑप्शन है आपके फरवरी 1922 और मार्च 1926, मई 1929, सितंबर 1925। तो इसमें से क्या सही हो सकता है। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो गांधी जी ने की थी। कब की थी, 1 अगस्त 1920 को की गई थी। ठीक है, फिर अगला आता है आपका लेकिन 4 फरवरी 1922 को, यह भी आपसे पूछा गया चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो 4 फरवरी 1922 को घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। कब वापस लिया, 1922 में लिया। फरवरी 1922 में इसे वापस ले लिया था। ठीक है, 4 फरवरी को जो घटना हुई थी उसके बाद इसे वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है आपका सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है आपके 2 मिनट 8 सेकेंड, 6 मिनट 10 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड और 9 मिनट 16 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। ठीक, कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 किसकी व्याख्या करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 है उसमें क्या व्याख्या है। तो पहला है भूमि सुधार ऑप्शन, अगला है आपका पंचायती राज प्रणाली और सी है मौलिक कर्तव्य और फिर डी है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 243 पंचायती राज प्रणाली का जिक्र करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी है कानूनी अधिकार, सी है संवैधानिक अधिकार और डी है कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के तहत आता है और इसे BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था, अब संविधान की आत्मा। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न 14 पर, लेकिन मैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए प्लीज़। इतना तो बनता है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके ये
बनाता हूं वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ये सारे प्रश्न आपकी पुरानी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अंत तक देखें और हो सके तो इनके शॉर्ट्स नोट्स भी बनाया करिए, प्रश्न लिखिए और सीधे उसका उत्तर लिखिए, इससे आपको ये याद होते रहेंगे। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? ऑप्शन ए है 22 सितंबर, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 21 मार्च और ऑप्शन डी है 23 सितंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जून। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून होता है। आपका अगला प्रश्न है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? जर्मनी में है। तो इसका डिटेल पढ़ लेते हैं कि डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है, मध्य यूरोप में ये बहती है। यह नदी जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। तो जर्मनी में स्थित जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वहाँ से ये निकलती है, ये काला सागर में जाकर गिरती है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है, ये उसके बाद छोटी दूसरे नंबर की बड़ी नदी है। ठीक है, तो डेन्यूब नदी कहाँ बहती है? यूरोप में बहती है। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, ये काला सागर में जाकर गिरती है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपके पेपर में ये पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जोजिला पास किसे जोड़ता है? आपका प्रश्न है, जोजिला पास किसे जोड़ता है? कश्मीरी तिब्बत को, और या नेपाल और तिब्बत को, या लेह और कारगिल को, या लेह और श्रीनगर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह और श्रीनगर को, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। जोजिला पास कश्मीर और श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन डी 1975, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1982। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1982। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इसका डिटेल में आप पढ़ लेते हैं। तो नाबार्ड को गठित करने का प्रस्ताव वी शिवरामन कमेटी ने दिया था। तब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थीं और इसे नाबार्ड कानून 1981 के द्वारा 1982 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका ये भौतिक विज्ञान से है। पास्कल इकाई किससे जुड़ी हुई है? तो पास्कल इकाई दाब नापती है। किससे जुड़ी है? दाब। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रुधिर क्षारीय होता है। रक्त जो होता है आपका गुण इसका क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है आपका, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये जीव विज्ञान का प्रश्न है। ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी अस्थियां। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लीहा। मलेरिया रोग से पीड़ित होने वाला शरीर का अंग प्लीहा होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? बताइए आप। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? तो ताप ऊर्जा में, या ऊष्मा ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा में ये परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए डगलग एंगलवर्ट, ऑप्शन बी वानेवर बुश, ऑप्शन सी रॉबर्ट स्मिथ, ऑप्शन डी वर्टरम राफेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डगलस एंगलवर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? चलिए मैं ही आपको बता देता हूं कि ऑप्शन डी कर्नाटक में स्थित है दांडेली वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, ऑप्शन बी। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। आपका अगला प्रश्न है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ में, या बनारस में, या इलाहाबाद में, या आगरा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस। भारत कला भवन बनारस में स्थित है और इसकी स्थापना राय कृष्णदास ने 1920 में की थी।
राय कृष्ण दास ने 1920 में की थी। तो ये रहे आपके टोटल 25 प्रश्न जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल आयोग के द्वारा। तो आपको इनमें से कितने प्रश्न आते थे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप किस शहर से हैं और आपका क्या नाम है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुख्य सेविका परीक्षा की मैं पूरी तैयारी निःशुल्क में कराऊंगा। आपको इसी चैनल पर रोज़ एक मॉक टेस्ट मिलेगा, एक दिन हिंदी का और एक दिन जीएस का। और आपने अगर मेरे मार्गदर्शन में पढ़ाई की तो मैं आपकी सफलता की गारंटी लेता हूँ। आपकी नौकरी हर हाल में लगेगी। और सिलेबस के बारे में और आवश्यक किताबों के बारे में मैंने जो वीडियो बनाए हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से वो लिंक ले सकते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।